Hey friends, welcome to our YouTube channel MedQuanta. So today we are going to start with one of the most important topic from human physiology, and that is respiratory system. Basically the source for our notes is NCERT and the previous year question papers so that you can easily and quickly grasp the MCQs. रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बिगनिंग है उसका जो मेजर पार्ट है वो थ्योरी है. सो मैंने प्री प्रिपेयर्ड स्लाइड्स यहाँ पे बना रखी है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ, एंड आइदर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नोट्स और यू हैव अनदर ऑप्शन. आई विल अपलोड दी सेशन नोट्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और I can also provide you with the PDF of the entire chapter once the topic is covered. So let's begin. तो रेस्पिरेशन से क्या समझते हैं आप? ज़्यादातर लोगों को रेस्पिरेशन लगता है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन, बट दैट इज रॉन्ग. बेसिकली दैट इज ब्रीदिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. पहला ये कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, विच मीन्स इन दिस प्रोसेस जो हम खाते हैं उन मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स विद द अल्टीमेट एम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. दूसरा, ये एक एक्सोजर्निक प्रोसेस है, मतलब इसमें एट द एंड ऑफ द प्रोसेस देयर इज रिलीज ऑफ हीट और एनर्जी in the form of ATP. So here's a definition: the process by which absorbed food nutrients in the body cells are broken down either in the presence or absence of oxygen, and energy is released which is used for the synthesis of ATP. Now, respiration is of two types: aerobic and anaerobic. इन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATPs. 38 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द शटल सिस्टम यूज्ड, जो कि हम बॉटनी में पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में. दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें या तो लैक्टिक एसिड बनता है या इथाइल अल्कोहल बनता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP. सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द नेक्स्ट स्लाइड. अब क्या होता है जब हम स्टारवेशन स्टेट में होते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले जिस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में वो होता है कार्बोहाइड्रेट टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, फॉलोड बाय लिपिड्स एंड फॉलोड बाय प्रोटीन्स एट लास्ट. और ये इस सीरीज में दे आर यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इनसाइड द सेल्स. फाइन. नाउ अगर हम ह्यूमंस और बाकी वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन प्रीडोमिनेट करता है. नाउ अब एरोबिक रेस्पिरेशन प्रीडोमिनेट करता है और इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं. एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल. नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड सो फ्रीक्वेंटली बट इट वाज आस्क्ड वंस इन एम्स दैट वन ऑफ द eminent person or scientist G.S. Carter has defined the 3 stages of respiration, and that are external respiration, internal respiration and cellular respiration. I hope this is clear to you. You can take the screenshot of this slide as well, and then I'm going to display the next slide. So now here comes the third slide. Now what is external respiration? External respiration इज बेसिकली वेंटिलेशन, जिसको हम बोलते हैं कि एक बार इंस्पिरेशन होता है, दूसरी बार एक्सपिरेशन होता है. एक बार हम इनहेल करते हैं, दूसरी बार हम एक्सहेल करते हैं. जो कि बेसिकली अगर हम एक्टिव रेस्पिरेशन की बात करें जो आप लोग मेडिटेशन एंड योगा के टाइम करते होंगे मोस्ट ऑफ यू, और जो नहीं करते उनको करना चाहिए. इट्स बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी माइंड. So if we goes for the definition of external respiration, then it is intake of oxygen from surrounding medium into the lungs and giving out of CO2 from lungs to the surrounding medium. I hope it is clear. And it also include gaseous exchange between the lungs and blood. Fine. Now what is internal respiration? Internal respiration में होते हैं 3 steps.
पहला होता है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी सेल्स फ्रॉम ब्लड। बेसिकली क्या हुआ, हमने नॉस्ट्रल्स के थ्रू, एक्सटर्नल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के थ्रू होते हुए, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो एयर हमने इनहेल की वो हमारे लंग्स में आई, एल्वियोलाई तक आई, और वहाँ पे जो डिफ्यूजन सेल्स होते हैं, स्क्वामस सेल्स होते हैं, उनसे जो ऑक्सीजन थी ब्लड में वो बॉडी सेल्स ने अपटेक की। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन अपटेक की तो उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो ये होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन होती है इट इज एलिमिनेटेड, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, द CO2 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू द ब्लड। सो जैसे ये एल्वियोलर सेल्स थे, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड से, ये ब्लड स्ट्रीम थी, ब्लड से ऑक्सीजन अंदर आई, और यहाँ पे जो अक्यूमुलेटेड CO2 थी ये डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चली गई। तो इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द uptaken oxygen for biological oxidation. So now you can take the screenshot of this slide as well, and now I'm going to display the summary in the next slide. So here goes our next slide, slide number 4. So here's the summary key, what is external respiration, what is internal respiration, and what is cellular respiration. External respiration includes inspiration and expiration. Internal respiration includes uptake of oxygen at the level of alveoli, majorly lung, uptaken by blood, then goes to tissue. And what is cellular respiration? At tissue level, then it is transferred to cells. Then in each and every cell, the oxygen is utilized for the ATP production, which is the ultimate requirement of this entire process. So now you can take the screenshot, and here we come with slide number 5. Now what happens that in humans and in other vertebrates the term indirect respiration predominates. Now what is indirect respiration? Indirect respiration means that oxygen and CO2 are transported between the lungs and body cells by blood with the help of respiratory pigment hemoglobin. Fine. I hope it is clear to you all that इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन, जैसे जो सिंगल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना हो सकता है, पर हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फाइन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वी नीड a medium that is blood, and in blood as well we need a respiratory pigment that is hemoglobin, which is responsible for the transport of oxygen and CO2 between various cells of the body. Now in humans anaerobic respiration is present. Anaerobic respiration भी होता है humans में, but in acute conditions, in like it occurs in RBC and it occurs in skeletal muscles. In skeletal muscles it occurs during vigorous exercises, and but the important thing which you have to remember, and the question is asked again and then, is that during anaerobic respiration in skeletal muscles lactic acid is formed. This lactic acid is formed but no CO2 is released. So these were the major points regarding the introductory of respiratory system. I hope I'm clear with my points. If you have any doubt, you can post your doubt in comment section below, or you can also ask me doubt by DMing your message on Instagram. So thank you guys.